बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें वाटर पोल्यूशन का एयर पोल्यूशन का आखिरी इम्पैक्ट डिस्कस करना है कि अगर हमारी जो एयर है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पॉल्यूटेंट्स आ जाएं तो उसके क्या इफ़ेक्ट है, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। पहला इफ़ेक्ट हमने डिस्कस किया ओजोन लेयर डिप्लीशन का, दूसरा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का, तीसरा आज डिस्कस करना है एसिड रेन का। अच्छा, हमारे पास एसिड रेन नाम से ज़ाहिर है अगर बारिश के साथ एसिड आए तो ये एसिड रेन कहलाता है। इसका काज क्या बनता है, यानी बारिश में एसिड कहाँ से आता है। हम जब भी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल करते हैं तो आम तौर पे उससे काफ़ी सारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी निकल रही होती हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये और हवा में शामिल हो रही होती हैं। अच्छा, जब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड जब पानी के वेपर्स के साथ मिलेंगे तो फिर एसिड बनना शुरू हो जाता है। जैसे ये इक्वेशन है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वाटर वेपर के साथ मिलेंगे तो नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड बनता है। तो दोनों में फ़र्क है, एक हमारे पास HNO3 है और दूसरा हमारे पास HNO2 है। इसी तरह सल्फ़र ऑक्साइड जब वाटर वेपर्स के साथ मिलेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 बनता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जिस वक्त ये एटमॉस्फेयर के अंदर जाएंगे, अब इस एसिड ने ज़मीन के ऊपर आना है। जब ये वापस आते हैं तो ये दो शक्लें अडॉप्ट करते हैं। अगर बारिश के पानी के साथ आता है तो इसे हम एसिड रेन कहेंगे, ठीक हो गया। और एक टर्म जो अक्सर स्टूडेंट को जहन नहीं उस तरफ जाता, वो है एसिड डेपोजिशन, कि बाद दफ़ा जो एसिड के पार्टिकल है वो ड्राई होकर नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक ड्राई पार्टिकल की शक्ल में आए तो इसे एसिड डेपोजिशन कहा जाता है। ज़्यादातर आते हैं बारिश के साथ, इस वजह से हम एसिड रेन का तज़किरा ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और ये हुआ क्यों है, क्योंकि हमारी नेचर के अंदर जितने भी साइकिल हैं वो एक मखसूस लिमिट के अंदर काम कर रहे होते हैं। सल्फ़र एटमॉस्फेयर में जा रही है, नेचुरली भी जा रही है, ठीक है। वापस मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म उनको लेके आ रहे हैं लिविंग सिस्टम के अंदर। इसी तरह नाइट्रोजन भी जा रही है। लेकिन जब ये बर्निंग फॉसिल फ्यूल ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो ये जो साइकिल है वो ओवरलोडेड हो जाते हैं। रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं ये सल्फ़र की, नाइट्रोजन की, लेकिन आप कह सकते हैं जो एडिशन इन एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा है, रिसाइकलिंग कम है। इस वजह से एक्यूमुलेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो रही होती है। उसके बाद इफ़ेक्ट की बात करें तो लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है इससे। कैसे? जो एसिड रेन है ये काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसान, जैसे एसिड अगर हमारी स्किन पे भी अगर गिर जाए तो नुकसान, खुदा न खास कोई एसिड पी ले तो उसकी डेथ हो जाती है। तो H2SO4, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो एसिड रेन डैमेजेस द लाइफ इन लेक्स, फॉर्म्स एंड फॉरेस्ट। तो ये दरख्तों को भी ख़राब करते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के डेयरी फॉर्म्स हैं, फ़िश फॉर्म है, पोल्ट्री फॉर्म है, उस लाइफ को भी डिस्टर्ब करते हैं। जो झीलों की लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अच्छा, इट ऑल्सो किल्स द डिकम्पोजर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर खुदा न खास्ता डिकम्पोजर की डेथ हो जाती है तो हमारा आधे से ज़्यादा जो रिसाइकलिंग है, रिसाइकलर हैं इनको रिड्यूसर भी कहा जाता है, तो काफ़ी सारे चीज़ों की रिसाइकलिंग ख़त्म हो जाती है। तो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में रिसाइकलिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है या स्लो हो जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो लाइफ है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जब एसिडिक वाटर ड्रेनिंग थ्रू द सॉइल, मिट्टी से गुजरता है तो वॉशेज आउट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से तो सॉइल में मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको साथ केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से अटैच कर लेते और बहा के ले आते हैं, दरियाओं में डाल देते हैं, नहरों में डाल देते हैं, समंदरों में डाल देते हैं, ठीक है। तो उस सॉइल के अंदर क्या हो जाएगी, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो एसिडिक वाटर ड्रेनिंग थ्रू द सॉइल वाटर वॉशेज आउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट सच एज कैल्शियम एंड पोटाशियम। अब जब सॉइल में न्यूट्रिएंट ही नहीं रहेंगे, अगर उस सॉइल के अंदर प्लांट को ग्रो करवाया जाता है या लगाया जाता है तो ऑटोमेटिकली जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो इफेक्टेड होगी, प्लांट कमज़ोर हो जाएगा। अब प्लांट कमज़ोर होगा तो फिर उसके ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, उसके ऊपर इंसेक्ट अटैक आसानी से हो रहे होंगे, तो प्लांट की इवन डेथ भी हो सकती है। अब दो काम हुए, एक तो एसिड ने डायरेक्टली प्लांट को इफ़ेक्ट किया, दूसरा न्यूट्रिएंट सॉइल में कम करके इफ़ेक्ट किया। तो यही बात लिखी गई है कि प्लांट्स पॉइजन्स, कि एक तो एसिड ने डायरेक्टली
प्लांट के अंदर पॉइजनिंग काज की एंड डिप्राइड ऑफ न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट भी ख़त्म कर दिए, बिकम वीक, प्लांट क्या कमज़ोर हो जाएगा, एंड वल्नरेबल, वल्नरेबल जो हसास हो, जिस पर आसानी से अटैक किया जा सके, उसको वल्नरेबल कहा जाता है। तो जितने भी इन्फेक्शंस हैं या इंसेक्ट अटैक हैं तो वो उस प्लांट के ऊपर आसानी से हो रहे होते हैं। अब जाहिर बात है प्लांट के ऊपर अगर ये अटैक हो तो ऑटोमेटिकली प्लांट की डेथ होगी, फूड प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद स्टोन मोनूमेंट्स, यानी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जिनमें संगमरमर इस्तेमाल, पुराने ज़माने में आपको पता है कि जो बहुत बड़े बड़े बादशाह थे वो जब भी अपनी महलात को तामीर करवाते तो उसमें संगमरमर का इस्तेमाल किया जाता था। तो एसिडिक वाटर क्या करते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट है या संगमरमर जो है उसको केमिकल रिएक्शन से डिज़ोल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो ख़राब होना शुरू होते हैं। तो स्टोन मोनूमेंट यादगार को कहा जाता है। ऐसी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की इमारतें जो संगमरमर की बनी हुई है, एक यादगार की अलामत हैं, जैसे ताजमहल। तो आहिस्ता आहिस्ता ताजमहल उखड़ना शुरू हो गए उसके संगमरमर की इस वजह से, स्टोन कैंसर की वजह से। और स्टोन कैंसर किसकी वजह से हुआ है, एसिड रेन की वजह से हुआ। तो ये हमारा जो एयर पोल्यूशन का जो टॉपिक है वो एंड हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे वाटर पोल्यूशन। जी स्टूडेंट, अब हमने डिस्कस करना है अगला जो हमारा आर्टिकल है वाटर पोल्यूशन का। तो जिस तरह हमने एयर पोल्यूशन की बात की थी कि वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इफ़ेक्टेड हो रही है, इसी तरह वाटर भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इफ़ेक्टेड हो रहा है। तो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी है ये क्या कर रही है, मेन काज बनती है पोल्यूशन का, नहरों की, दरियाओं की, झीलों की, समंदरों के पानी के, यानी जितने भी आबी ज़खायर हैं वो सारे के सारे पॉल्यूटेड हो रहे हैं इस इंसान की जो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से। उसको हमने डिस्कस करना है। अगर पॉल्यूटेड वाटर हो तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, ह्यूमन को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों अंदाज में इफ़ेक्ट करते हैं। कैसे? डायरेक्टली कैसे इफ़ेक्ट करता है कि बाज़ आपने जगहों पे देखा होगा जो लोग पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं वो दरियाओं का और नहरों का पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर सपोज़ वो पानी पिए और वो पॉल्यूटेड हो तो ऑटोमेटिकली वो उसको डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि ह्यूमंस बाज़ दफ़ा वो पानी इस्तेमाल नहीं करते डायरेक्टली पीने के लिए, लेकिन जो फ़िश है उसने तो उस पानी को इस्तेमाल करना है। अब फ़िश की बॉडी में वो पॉइजन चलेगा और फ़िश को इस्तेमाल किया इंसान ने, तो ये इनडायरेक्टली इफेक्टेड होते। तो ये जो पॉल्यूटेड वाटर है इंसान इससे डायरेक्टली इफेक्टेड भी हो रहा है, इनडायरेक्टली इफेक्टेड भी हो रहा है। उसके बाद काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन कौन से हैं? सबसे पहले तो जितने भी दरियाओं के अंदर पानी डाला जा रहा है मुख्तलिफ़ शहरों का और फैक्ट्रियों का, सबसे पहले चाहिए तो ये कि उसको ट्रीटमेंट प्लांट से गुजरे। ट्रीटमेंट प्लांट क्या करे, उसमें जितने भी हार्मफुल चीज़ें हैं उनको रिमूव कर दे, चाहे वो केमिकल्स हों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो डिजीज़ काज करते हैं। लेकिन अगर हमने इसका सही तरह ट्रीटमेंट ना किया और डायरेक्टली उसको पानी में डाल दिया तो फिर उस पानी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो शहरों का पानी इकट्ठा होता है, फैक्ट्रियों से पानी निकल रहा होता है, जो ख़तरनाक किस्म की बीमारी काज कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे पॉइजन्स मौजूद होते हैं जो डायरेक्टली इंसान की बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इंसान ने वो पानी इस्तेमाल कर लिया तो उसमें बीमारी होना शुरू हो जाएंगी। तो सीवेज वाटर कंटेन हार्मफुल बैक्टीरिया एंड पॉइजनस केमिकल्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ काज कर सकते हैं, जैसे टाइफाइड, कॉलरा, बहुत मशहूर बीमारियाँ हैं जो पेट की आमतौर पे ये बीमारियाँ हैं। और ये कब होती हैं? जब ये वाले जो बैक्टीरिया हैं वो इंसान के इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं। कॉलरा आमतौर पे हैज़े को कहा जाता है और आपको पता है कि टाइफाइड, इसमें बहुत शदीद किस्म का बुखार होता है। अच्छा, इस वजह से होना क्या चाहिए कि जो अनट्रीटेड सीवेज है, ऐसा शहरों का पानी जिसको ट्रीटमेंट प्लांट से ना गुजारा गया, वो कभी भी रिवर में खाली नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी बड़ी पॉल्यूशन का काज है वो ऑयल और डिटर्जेंट जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं। ऑयल कि हम काफ़ी सारे बड़े बड़े जो टैंकर्स हैं जो एक मुल्क से दूसरे मुल्कों में आते हैं वो आमतौर पे बहरी जहाज़ की ज़रिए से आते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो जो टैंकर हैं वो आमतौर पे फट जाते हैं और सारा जो ऑयल है वो लीक होना शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो ऑयल पॉल्यूशन है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे सी पॉल्यूशन के हवाले से। ये करता क्या है, जो ऑयल है वो आपको पता है पानी से हल्का होता है, इस वजह से सरफेस के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं और ये रिपेलेंट है कि लाइट को रिपेल कर रहा होता है। अच्छा, जब लाइट रिपेल होगी तो इसका मतलब है जो मैरीन में प्रोड्यूसर्स हैं उन तक अगर लाइट ना पहुंचे तो ये मरना शुरू होंगे। अब जो इन प्रोड्यूसर पे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं वो भी मरना शुरू होंगे। तो ये बहुत बड़ा किलर है,
ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म का जब हम एक्वेटिक लाइफ की बात कर रहे होते हैं। तो फेमिलियर इवेंट टू किल द सी लाइफ, पार्टिकुलरली लाइफ डिपेंडेंट ऑन एक्वेटिक प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। और दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो डिटर्जेंट से है। अच्छा, डिटर्जेंट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं। अब डिटर्जेंट आते कहाँ से? घरों से, कपड़े धोने के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, साबुन वगैरह जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉन्ड्री से निकलते हैं और ये पानी को ख़राब करते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये है कि इसमें फॉस्फेट ज़्यादा होती है। और फॉस्फेट एक ऐसा केमिकल है जो आसानी से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से भी रिमूव नहीं होता। अगर इसको दरियाओं में डाल दिया जाए तो फॉस्फेट क्या करता है, तो काफ़ी सारे जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट है जिनको हमने फाइटोप्लैंक्टन कहा था, फाइटोप्लैंक्टन, ये बहुत तेज़ी से फास्फेट की मौजूदगी में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अगर ये बहुत तेज़ी से ग्रो करें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ये चैप्टर नंबर 26 में हमने डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया था। यूट्रोफिकेशन क्या है? तो यूट्रोफिकेशन बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिसमें एडिक्वेट न्यूट्रिएंट ऐड होते हैं। अच्छा, इसका दूसरा नाम एल्गल ब्लूम भी है। दूसरा नाम इसका क्या है? एल्गल ब्लूम भी है, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एल्गल ब्लूम। अभी हम देखेंगे कि जो एल्गल ब्लूम है या यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस है, ये पूरे एक्वेटिक रिजर्वायर की फोर्स को ही बदल देता है, यानी पूरी की लाइफ को ही बदल देता है। कैसे बदलेगा, इसको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमारा आखिरी पोर्शन है इस लेक्चर का, एल्गल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन क्या होती है। अच्छा, इसको डिटेल्स हम चैप्टर नंबर 26 में हमने डिस्कस किया था, इंटरवेंशन बाय द ह्यूमंस वाले टॉपिक के अंदर। यहाँ हम जस्ट इसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले यूट्रोफिकेशन या एल्गल ब्लूम का प्रोसेस काम कैसे करता है। जैसे मैं कहता हूँ ये इक्वेटिक रिजर्वायर है कि इसमें पानी मौजूद है और ये साफ़ सुथरा पानी है। सबसे पहले एक नेचुरल प्रोसेस है कि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ने आना है, वो चाहे आप कह सकते हैं बारिश के पानी के साथ आ जाए या आप कह सकते हैं नहरों के पानी के साथ आ जाए, तो इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ने आना है, जिसकी वजह से यहाँ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स के ज़्यादा होने का इफ़ेक्ट क्या होता है, जो एल्गी हैं वो तेज़ी से ग्रो करके ऊपर एक लेयर बनाते हैं जिसको हमने स्कम की लेयर कहा था। अच्छा, इस स्कम की लेयर का इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये नीचे लाइट को पहुँचने नहीं देती, जो नीचे प्रोड्यूसर हैं उनकी डेथ हो जाती है, प्रोड्यूसर की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जब इनकी डेथ होती है तो फिर इनकी डेड बॉडीज़ को तोड़ने के लिए यहाँ एरोबिक बैक्टीरिया आते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया आते हैं। अब ये दो काम करते हैं, एक तो इनको डिग्रेड करते हैं, लेकिन एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन की कमी यहाँ कर देते हैं। अब प्रोड्यूसर है नहीं, तो प्रोड्यूसर ना होने की वजह से काफ़ी सारे एनिमल जो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी डेथ हो गई। तो प्रोड्यूसर्स की बॉडी को डिग्रेड करने के लिए, एनिमल की बॉडी को डिग्रेड करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया आते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम होना शुरू। अच्छा, प्रोड्यूसर ने ऑक्सीजन बनानी थी, अब वो है नहीं, ऑक्सीजन कम होना शुरू हो। जो ही ऑक्सीजन की कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो दूसरे बड़े एनिमल्स हैं उनकी भी डेथ होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर जब उनकी डेथ होगी कुछ एरोबिक बैक्टीरिया भी मरना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। फिर यहाँ एन एरोबिक बैक्टीरिया आना शुरू हो जाते हैं, एन एरोबिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं कि जो डेड बॉडी है उसको डिकम्पोज तो करते हैं, लेकिन ऐसी गैसेस बनाते हैं जो अनप्लेजेंट होती, जो क्या होती हैं, अनप्लेजेंट होती, अनप्लेजेंट गैसेस। अब यहाँ ये जो इक्वेटिक रिजर्वायर्स हमने लास्ट अभी जो डिस्कस किया था कि जो यूट्रोफिकेशन है वो इक्वेटिक रिजर्वायर की जो लाइफ की फोर्स को बदल देते हैं। यहाँ पहले प्रोड्यूसर थे, काफ़ी सारे एनिमल थे जो इंसान को फ़ायदा पहुँचाते, दूसरे इकोसिस्टम को फ़ायदा पहुँचाते, लेकिन यूट्रोफिकेशन की वजह से यहाँ सिर्फ डिकम्पोज़र जैसे बैक्टीरिया मौजूद हैं। ठीक हो गया। और ये ऐसे ऑर्गेनिज़म है जो काम तो करते हैं, लाइफ तो यहाँ मौजूद है, लेकिन ऐसी लाइफ है जो हमारे किसी काम की नहीं है। यहाँ से बदबू आना शुरू हो जाती है, इसका कलर ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम यूट्रोफिकेशन, ये नेचुरल भी होती है। आपने अक्सर जगह देखा होगा कि किसी जगह पानी खड़ा रहे और एक छोटी सी जगह जो तालाब है, अगर वहाँ इंसान की उस पानी की निकासी ना हो, वो पानी फ़्लो ना करे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रीन होना शुरू हो जाते हैं। आपने काफ़ी सारे ऐसे नाम सुनोगे, दलदल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दलदली इलाकों में आमतौर पे बदबूदार
जगह होती है, वो अजीब किस्म की बदबू आ रही होती। इंसान इस प्रोसेस को अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से तेज़ कर रहा है। तो न्यूट्रिएंट जो इंसान ऐड करता है वो मुख्तलिफ शक्लों में ऐड कर रहा है, उसको भी डिस्कस। तो यूट्रोफिकेशन एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है, तो नेचुरल प्रोसेस ऑफ एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इन वाटर, इसने पानी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट ऐड करने हैं। यूट्रोफिकेशन का जैसा अभी हमने डिस्कस किया है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट ऐड होते हैं। यू का मतलब ज़्यादा या बेहतर, ट्रोफिकेशन न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है। उसके बाद काफ़ी सारा ऑर्गेनिक मैटर पानी में आता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो लेक है या वो एक्वेटिक रिजर्वर, वो जो पानी का ज़ख़ीरा है, स्लोली डिवेल्प लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक प्लांट, जिनको एल्गी कहा जाता है, या मुख्तलिफ़ किस्म के साइनोबैक्टीरिया भी यहाँ ग्रो करना शुरू कर देते हैं, फाइटोप्लैंक्टन यहाँ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ ऐसी लाइफ बनना शुरू हो जाती है जहाँ गला सड़ा मटेरियल बच जाता है। इंसान ने क्या किया, इंसान ने बस इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्पीड कर दिया है, क्योंकि इंसान की एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी जो मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल मुसलसल पानी के अंदर ऐड कर रही हैं। जैसे जो जानवरों के फजलात होते हैं एज ए एक्सक्रीटा, इसी तरह जैसे वॉशिंग पाउडर, जैसे भी हमने डिस्कस किया, लॉन्ड्री वगैरह से जो फास्फेट आता है वो ऐड हो रहा है, और फास्फेट जो फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन फास्फोर जो फर्टिलाइज़र से आ रहे हैं, ये भी इसमें ऐड हो रहे हैं बारिश के पानी के साथ। तो जब बहुत ज़्यादा यानी न्यूट्रिएंट आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, वास्ट क्वांटिटी ऑफ एल्गी फीड एंड रिप्रोड्यूस ऑन दीज न्यूट्रिएंट। तो इन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर एल्गी आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन शुरू कर देगी, जिसके इफ़ेक्ट क्या होगा कि पानी की जो ऊपर वाली सरफेस है वो ग्रीन होना शुरू हो जाएगी। इस ग्रीन सरफेस को हम कहते हैं ये स्कम बन गई है। उसके बाद जब ऊपर स्कम बनी तो ऊपर वाले ऑर्गेनिज्म तो जिंदा रहेंगे, लेकिन अंदर जो ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेटिक हैं, जैसे काफ़ी सारे एल्गी हैं, काफ़ी सारे प्लांट हैं, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। जो डेड एल्गी या प्लांट आर डिकम्पोज बाई एरोबिक बैक्टीरिया, फिर उसको तोड़ने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया आएंगे जो क्या करेंगे, विच डिप्लीट द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को कम कर देंगे, विच काज द डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल थ्रू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम हुई तो बड़े बड़े जो एनिमल हैं उनकी भी डेथ होना शुरू हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, उनकी बॉडी को तोड़ने के लिए एनारोबिक बैक्टीरिया आएंगे। लेकिन एनारोबिक बैक्टीरिया का इफेक्ट क्या होता है, जब वो डिकम्पोजिशन करते हैं तो ऐसी गैसेस बनाते हैं जो बदबूदार हों, कलर भी ख़राब हो जाता है पानी का। तो अगर इन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर, तो यूट्रोफिकेशन फ्रेश वाटर में भी होती है, सी वाटर में भी होती है, डिवेलपिंग अनप्लेजेंट कलर, और यानी पानी को बदबूदार भी कर देती है, उसका गंदा भी कर देती है कलर के हिसाब से। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या होते हैं, जो फैक्ट्री से मटेरियल निकलता है, तो हार्मफुल लिक्विड को एफ्लुएंट कहा जाते हैं। तो केमिकल वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्री कंटेन वेस्ट कॉल्ड एफ्लुएंट्स। तो हार्मफुल लिक्विड जो है वो एफ्लुएंट कहलाते हैं। फैक्ट्रीज क्या करती थी, जो पानी का ज़ख़ीरा है, चाहे वो दरिया की शक्ल में है, झील की शक्ल में है, नहर की शक्ल में है, या इवन समंदर की शक्ल में है, फैक्ट्रीज़ वाले ये समझते हैं कि शायद ये पानी का ज़ख़ीरा नहीं है, ओपन सीवर बल्कि गटर है जिसमें सारा गंदा पानी डालना ही डालना है। तो वो क्या करते हैं, अपना जो ऑयल है वो इस पानी के ज़ख़ीरे में डाल देते हैं, टॉक्सिक केमिकल डाल देते हैं, हार्मफुल लिक्विड्स जिनको एफ्लुएंट्स कहा जाते हैं ये डालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये केमिकल एक तो पानी को टॉक्सिक बनाते हैं, दूसरा पानी के जो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि पानी की जो प्योरिफिकेशन नेचुरली हो रही है वो काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। तो ये एफ्लुएंट्स क्या करते हैं, ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़कर पानी को साफ़ करना है, जो उनकी ग्रोथ को कम कर देते हैं। ऑटोमेटिकली जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे नहीं तो पानी आलूदा ही रहेगा, उसका जो साफ़ होने का जो नेचुरल प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन ये बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपर में आया है। तो एल्गल ब्लूम या यूट्रोफिकेशन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन एक दफ़ा आया था, लेकिन बनता नहीं है। आपकी जो बोर्ड का सिनेरियो है उसमें बाज़ दफ़े ये होता है कि छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हम समझ रहे हैं तो वो उसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन दे देते हैं। तो उसको बहरहाल आप लोगों ने पूरा जो टॉपिक हमने वाटर पोल्यूशन का तैयार किया उसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे। अगर इसका पार्ट भी पूछ लिया जाए तो आप लोग आसानी से लिख सकें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।